नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पे। तो आपके द्वारा हमारे इन करंट अफेयर्स को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी क्लासेस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और दिनों दिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये वाकई में काबिल तारीफ़ है कि आपने इस काम को इतना पसंद किया। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। आज हो गई है 22 अगस्त, और 22 अगस्त के जितने भी हमारे प्रमुख न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी पोर्टल्स हैं जहां पर हमें ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, उनसे हम कवरअप करेंगे राजस्थान, देश और दुनिया के सारे करंट अफेयर्स। आरएस, एसआई और आरपीएससी की बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हम कवरअप करते हैं। और शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक कोर्स है जो अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पर, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और मान के चलिए कि आपकी तैयारी में ये काफ़ी मदद आपको करने वाला है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। सबसे पहली खबर पंचायती चुनावों के बारे में, सॉरी, पंचायतों के गठन के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था पंचायत के चुनावों के बारे में कि आयोग जल्दी जो है, जो हमारा राजस्थान निर्वाचन आयोग है, वो अधिसूचना जारी करेगा। खैर, उस मुद्दे को लेकर के सरकार अब हाई कोर्ट जो है वहाँ पर उसका रुख किया है उन्होंने। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में मंत्रियों की एक उप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? मंत्रियों की एक उप समिति बनाई गई थी। जस्ट अ मिनट। तो ये जो मंत्रियों की उप समिति है, इस समिति ने 3,443 नई ग्राम पंचायत, 81 नई पंचायत समिति और 8 नई जिला परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो आ, कुल मिलाकर के ये इतने नए निकाय आपके बनने वाले हैं। कहाँ पर? पंचायत राज में। ठीक है, तो पंचायत राज के अधीन, अर्थात जो हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उसके अधीन ये सारे के सारे जो हैं गठन होने वाले हैं। पंचायती राज मंत्री जो हमारे हैं मदन दिलावर, तो शिक्षा मंत्री भी हैं और पंचायती राज मंत्री भी हैं। इन्हीं को संयोजक बना करके और ये उप समिति कैबिनेट की बनाई गई थी। पंचायतों के गठन के बाद में अब ग्राम पंचायतों की संख्या जो 11,341 वर्तमान में है, वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 14,784। इसी तरह से पंचायत समितियां जो 352 है, वो बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 433। और जिला परिषद कितनी है? 33। वो बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 41। तो अब चूंकि हमारे यहाँ 41 जिले हो चुके हैं, तो कुल मिलाकर के 41 ही जिला परिषदें आपके होंगी। ये त्रिस्तरीय निकाय हैं। तो जो सबसे निचला स्तर है, तीसरा स्तर जो है, या जिसको फर्स्ट लेवल बोल सकते हैं, फिर सेकंड लेवल आपकी पंचायत समिति होती है, और थर्ड लेवल पर आपके जिला परिषद होती है। ठीक है, और इसी क्रम में जो भी कार्य आवंटित होते हैं, वो एक से दूसरे स्तर और दूसरे से तीसरे स्तर पर जाते हैं। तो अगर इनके मापदंडों की बात करें कि किन मापदंडों पर ये पुनर्गठन किया जा रहा है, तो इस बार हमारी सरकार के द्वारा मापदंडों में बदलाव किया गया है और कहा गया कि सामान्य क्षेत्र के जितने भी एरिया हैं वहां पर 2500 की न्यूनतम आबादी को ध्यान में रखकर पंचायत बनाई जाएगी। अगर बात ट्राइबल क्षेत्र की या जनजातीय क्षेत्र की हो रही है तो 1600, और अगर रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहां पर 1500 की न्यूनतम आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो 1.5 लाख की आबादी और 40 ग्राम पंचायतें ट्राइबल क्षेत्र के लिए है, जबकि सामान्य क्षेत्र के लिए कम से कम 2 लाख की जनसंख्या और 40 ग्राम पंचायतों का पैमाना इसमें रखा गया है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि किन मापदंडों पर हमारे अब नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का गठन हो रहा है। और जिला परिषद के मापदंडों की बात करें तो वो जिला स्तर पर होती है, तो उसके लिए कोई अलग से मापदंड नहीं चाहिए। सर्वाधिक प्रस्ताव कहां से आए? जोधपुर से। तो जोधपुर में 244 ग्राम पंचायत और 14 पंचायत समितियां नई बनेगी। बाड़मेर में 277 ग्राम पंचायत और 3 पंचायत समितियां। जयपुर की बात करें तो यहाँ 143 नई ग्राम पंचायत और 4 नई पंचायत समितियों के प्रस्ताव मिले हैं। तो जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जो है, नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन भी सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो ये नए बदलाव होने वाले हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2024 में दिसंबर के माह में सरकार के द्वारा राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया गया था, और उस दौरान लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के आपके एमओयूज जो है सरकार को हुए थे। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग वहां पर किए गए थे, और अब उनको जो है चेंज करने का काम हो रहा है एमओयूज में, अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाने में। तो 4.25 लाख करोड़ अब तक इसमें जो है धरातल पर आ चुके हैं। मतलब एग्जैक्टली 35 लाख करोड़ में से इतना जो है क्या हो चुका है? कन्वर्ट हो चुका है रियली, जिनमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है। और 3 महीने अब सरकार के पास है, तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक इनको कन्वर्ट किया जा सके। इनमें से भी अगर बात करें तो 28 लाख करोड़ से ज्यादा जो हमारे एमओयूज हुए हैं, वो किसके हुए हैं?
रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हुए हैं। तो इसीलिए राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव भी होगा 9 और 10 दिसंबर को, ठीक है। और इससे पहले कुछ बहुत से गतिविधियां आयोजित होंगी, जिनमें रोड शो किए जाएंगे दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता। ये 4 जगह तो राजस्थान में है, भारत में है, और एक बाहर संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। तो ये यहाँ पर रोड शो करके और विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही एक डायलॉग कनेक्शन भी इस कार्यक्रम के दौरान होगा, जो राजस्थान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव होने वाला है उसके दौरान, ठीक है। और जैसा कि पिछली बार घोषणा की गई थी, 10 दिसंबर को पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस को भी मनाया जाएगा। तो आपके लिए प्रश्न है कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। तो दोस्तों एक खबर चर्चा में रही कि जैसलमेर में हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। आपने सभी न्यूज़पेपर के फ्रंट में ये देखा होगा, ये खबर पढ़ी होगी। तो जैसलमेर में एक गांव है जिसका नाम है मेघा गांव, और इसी गांव के पास तालाब के किनारे खुदाई हो रही थी, और उस दौरान जुरासिक काल के उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिलने का दावा किया गया है। तो वहां के एक लोकल भूजल वैज्ञानिक है नारायण दास इणखिया, उन्होंने जो है इसका अध्ययन करके और बताया है कि ये जो बाहर सतह पर जो दिख रहा है वो एक तरह से किसी डायनासोर की रीढ़ की हड्डी हो सकती है, और बाकी का पार्ट जमीन में 15 से 20 फीट नीचे हो सकता है। खैर, इसके लिए कलेक्टर को मौका रिपोर्ट सौंपी गई है, और इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा और जो जीव विज्ञानी है उनके द्वारा जब यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि ये अवशेष किस जीव से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में भी यहीं पर जेठवाई पहाड़ी के पास एक अंडे का जीवाश्म यहाँ पर मिला था। इसी तरह जो आकल गांव है, उस आकल गांव में भी 18 करोड़ साल पहले के पेड़ मिले हुए हैं जो पत्थर बन गए हैं, और इसीलिए यहाँ ओकलवुड फॉसिल पार्क भी हमको देखने को मिलता है। दरअसल अगर हम बात करें इस पूरे क्षेत्र की, तो हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल को माना जाता है कि ये पश्चिमी मरुस्थल जो है ये किसका अवशेष है? ये अवशेष है एक सागर का जिसका नाम था टैथिस सागर, ठीक है। तो टैथिस सागर का ये अवशेष रहा है, और इसी वजह से किसी समय यहाँ पर बहुत बड़े जीव रहते थे, खास करके जो जुरासिक और ट्रियासिक काल रहे हैं उस दौरान यहाँ पर बड़ी मात्रा में ऐसे जलचर, नभचर और बाकी जीव पाए जाते थे जो आकार में बहुत बड़े थे। ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते थे जो आकार में बहुत बड़े थे, ठीक है। तो अब इसका पुष्टि होने के बाद में आपको और बेहतर इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी, लेकिन ये अपने आप में एक अनूठी खोज है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि पश्चिमी राजस्थान में हाल ही में हमको विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे जो सिंधु सभ्यता है उसके भी प्रमाण मिले हैं, और उससे पहले मैंने आपको भरतपुर में हुई खोज के बारे में भी बताया था। और इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया हमारे टेलीग्राम पर जो हम पीडीएफ देते हैं उसमें। तो जून और जुलाई महीने की पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो जोधपुर दिल्ली की एक नई वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी दी है जो जयपुर से होकर गुजरेगी। तो जयपुर से गुजरने वाली ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। वंदे भारत ट्रेन पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अजमेर चंडीगढ़ वाया दिल्ली कैंट और उदयपुर जयपुर वंदे भारत, ये दो पहले चली थी। पहली कौन सी चली थी? अजमेर चंडीगढ़ जो जयपुर से होकर निकलती थी, और दूसरी थी उदयपुर जयपुर। ये दो के बाद में अब तीसरी ट्रेन है जो कि जोधपुर से शुरू होगी और दिल्ली कैंट जाएगी, लेकिन बीच में जयपुर से होते हुए जाएगी। तो 3 ट्रेनें हो गई, जबकि राज्य की कौन सी ट्रेन होगी? ये 5वीं वंदे भारत ट्रेन होगी, और एक छठी ट्रेन बीकानेर से दिल्ली कैंट सीधे चलेगी। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में 4 ट्रेन हमारी ऑपरेटिंग है, और 2 ट्रेन हमारी नई लॉन्च होने वाली है। वंदे भारत की बात करें तो ये देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, बिना इंजन की ट्रेन है, और इसकी डिजाइन जो है आपके बुलेट ट्रेन की जैसी बनाई गई है। ये पूरी तरह से भारत में डिजाइन हुई है। फरवरी 2019 में पहली बार इसे लॉन्च किया गया, और इसकी स्पीड 160 किलोमीटर है। इसमें बहुत सी सुविधाएं हैं, चाहे वो सीसीटीवी की बात हो, सुरक्षाकर्मी, आपातकालीन संचार, फायर सेफ्टी, और ज़्यादा अच्छा भोजन, ज़्यादा अच्छी सैनिटरी सर्विसेज, और ये सारा सब कुछ यहाँ पर मिलता है। अभी जो हमारे यहाँ चल रही है वो है अजमेर दिल्ली कैंट, जो 12 अप्रैल 2023 को शुरू हुई। दूसरी जोधपुर साबरमती जो गुजरात को जोड़ती है 7 जुलाई 2023 को। जयपुर उदयपुर 25 सितंबर 2023 को, और उदयपुर आगरा कैंट 2 सितंबर 2024 को। ये 4 वर्तमान में हमारे चल रही है। 5वीं जैसा कि मैंने आपको बताया जोधपुर से दिल्ली कैंट, और छठी बीकानेर से दिल्ली कैंट, ठीक है। ये 2 ट्रेनें हमारी नई शुरू होने वाली है।
दोस्तों प्रदेश में एक लैंग्वेज लैब बनाई जाएगी। लैंग्वेज लैब का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर बच्चों को या जो अभ्यर्थी होंगे उनको सिखाई जाएगी अदर लैंग्वेजेस, ताकि वे पर्यटन और बाकी क्षेत्रों में या फिर कह सकते हैं कि विदेश जाकर के नौकरी करने का जो अपना सपना है पूरा कर सकें। तो इस लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। ये पहल युवाओं को विदेशों के साथ ही देश में भी बहुत से जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें रोजगार दिलाने में मदद करेगी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हमने इसको कवर किया है। क्या बनाई जाएगी? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और लैंग्वेज लैब। अब ये कहाँ स्थापित होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में आपको ये खबर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासेस और साइंस लैब, इन सब के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कुल 697 करोड़ रुपए जारी करने को सहमति प्रदान की गई है। ये सारी चीज आज के आधुनिक जमाने में मॉडर्न क्लासेस के लिए या स्मार्ट क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है। आज के समय में आवश्यक है कि बच्चों को न केवल कंप्यूटर का प्रशिक्षण मिले, बल्कि उनके साथ साथ उनको साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो भी करने के लिए मौका मिले। आज भी अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यालय काफी पिछड़े हुए हैं। ऐसे में इस तरह की पहल निश्चित रूप से हमारे जो विद्यालय हैं उनके तकनीकी स्तर को उन्नत करने में मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के 3834 स्मार्ट क्लास, 2657 आईसीटी लैब मतलब एक तरह से कंप्यूटर लैब, और 2256 साइंस लैब जो है इसके अंतर्गत खोली जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल बजट कितना हुआ है? लगभग 700 करोड़ के करीब बजट यहाँ पर सरकार ने इसके लिए देने की बात कही है। खेलों की बात करें तो देखो, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो है हाल ही में जो एशियन चैंपियनशिप हो रही है उसके अंदर राजस्थान के खिलाड़ियों ने जो है पदक जीते हैं। अब एक और पदक यहाँ जीता है जयपुर के गिरीश गुप्ता ने। तो जयपुर के गिरीश गुप्ता ने कजाकिस्तान में हुई 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ इवेंट, देखो कल सीनियर इवेंट था, ठीक है, और आज कौन सा है? यूथ इवेंट। यूथ इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। 17 वर्षीय हैं और 241.3 अंक इन्होंने हासिल किए। देखो ये अंक भी पूछ लेते हैं। पहले एक बार अवनी लेखरा जो है उनके द्वारा जो मेडल जीता गया था उसमें अंक उनके पूछे गए थे कि उन्होंने कितने अंक जो है प्राप्त किए, और इन्होंने हमारे ही देश के जो है खिलाड़ी जिनका नाम है देव प्रताप, उनको पीछे छोड़ करके और यहाँ पर पदक हासिल किया है। गिरीश का ये पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और उन्होंने यहाँ पर टीम इवेंट में भी सिल्वर और मिश्रित युगल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इंडिविजुअल में मेडल और 2 मेडल तो इनके हो गए, एक इंडिविजुअल एक टीम मिश्रित में, और एक जो युगल है उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है टीम इवेंट में। तो ये आपके जयपुर के गिरीश गुप्ता के 2 गोल्ड और 1 सिल्वर हो गया। किसमें? एशियन यूथ इवेंट जो है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के यूथ इवेंट में। कौन सी प्रतियोगिता में खेलते हैं? 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात एनडीएमए जो है उसके द्वारा हमारी न्यूक्लियर साइट जो रावतभाटा में स्थित है वहां पर एक बड़ी मॉक ड्रिल की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ऐसी मॉक ड्रिल्स का महत्व बढ़ गया है और इसीलिए पहली बार देश में इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2005 में जो है एनडीएमए एक्ट जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको पारित किया गया था, और इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमारे केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की भी स्थापना की गई है, और एक बल जो कि डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के रूप में काम करता है उनकी स्थापना की गई है। तो जैसे एसडीआरएफ हमारा है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स या रिलीफ फोर्स जो है वो हमने यहाँ पर स्थापित की है, और वो क्या करती हैं? आपदा बल एक तरह से आपदा की स्थिति में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए लोगों की जान माल की रक्षा करने में मदद करता है। तो चूंकि अगर कोई न्यूक्लियर आपदा आ जाए किसी अटैक की वजह से, तो उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना है या हमारे आम लोगों को क्या पता होना चाहिए, उन सब चीज़ों पर इसमें बात की जाएगी। इसमें सेना होगी, एनडीआरएफ होगा, एसडीआरएफ होगा, पुलिस होगी, स्थानीय प्रशासन होगा, न्यूक्लियर साइंटिस्ट होंगे, और बाकी ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उसके अध्यक्ष कौन है? आपके देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 22 गांवों को एक साथ इसमें सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात यूआईडीएआई जो है उसने स्टार लिंक को भी अपने ग्राहक सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है। आपने देखा होगा कि आप जब कभी मोबाइल
की सिम लेने जाते होंगे तो आपको वहां पर ऑथेंटिकेशन के लिए आपका आधार नंबर मांगा जाता है, और जब आप आधार नंबर देते हैं तो उसके बाद में आपका अंगूठा लगाकर या बायोमेट्रिक्स के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। दरअसल ये यूआईडीएआई के द्वारा जो दी जाने वाली सुविधा है, उसके माध्यम से जो उनके डेटाबेस में स्टोर्ड लोगों के बायोमेट्रिक्स और बाकी जो पहचान की जानकारी है उससे मैच करने का काम इसमें किया जाता है। इससे होने वाला वेरिफिकेशन ज़्यादा बेहतर और पुख्ता माना जाता है। तो स्टारलिंक भी अपने नए ग्राहकों के लिए अब इस सुविधा का प्रयोग करने वाला है। तो स्टारलिंक ग्राहक सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करेगा। आधार प्रमाणीकरण में क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी, मतलब एक तरह से उसकी डेमोग्राफिकल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, इनका और बायोमेट्रिक जानकारी के साथ में उसके आधार संख्या का क्या किया जाता है? एक तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे आपने देखो इनकम टैक्स में भी आपको जब वेरीफाई करना होता है रिटर्न, तो उसमें भी आपका आधार प्रमाणीकरण काम करता है। और भी बहुत से फॉर्म्स भरते समय, एसएसओ आईडी के दौरान, जनाधार, इन सब में भी आपका आधार प्रमाणीकरण मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, रहे सावधान, नया खतरा बन रहा एआई साइकोसिस। राजस्थान पत्रिका के पहले पृष्ठ पे आज ये खबर छपी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि कैसे लोग बदलते समय के साथ में एआई का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है उसके साथ अब एआई को ही वास्तविक समझने लगे हैं और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति में बदलाव हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के एआई हेड है मुसाफा सुलेमान, उन्होंने इस शब्द को नाम दिया है जिसका नाम है एआई साइकोसिस। ठीक है, और इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो एआई साइकोसिस एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, मतलब व्यक्ति के मन में उपजने वाली एक स्थिति है जिसमें कोई संवेदनशील व्यक्ति एआई चैटबॉट्स के अधिक संपर्क में रहने के कारण वास्तविकता को ही खो देते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो मशीन कह रही है वही सही है। ऐसे आपने कुछ मामले हाल ही में देखे होंगे। तो क्या होता है कि एआई चैटबॉट से वो संवाद करना शुरू करते हैं, उनकी कोई भी समस्या होती है तो वो लोगों से पूछने की बजाय एआई चैटबॉट से पूछते हैं, और जब उनको लगता है कि एआई चैटबॉट उनको ज़्यादा बेहतर नॉलेज दे रहा है तो धीरे धीरे वे दुनिया से, या जो नॉर्मल दुनिया है उससे कटने लगते हैं और वर्चुअल एआई चैटबॉट के साथ में जुड़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसे भी मामले देखे गए हैं जहां पर कुछ लोगों के एआई चैटबॉट के साथ में रोमांटिक संबंध भी उन्होंने महसूस किए, मतलब उन्हें लगा कि ये एआई ही मुझे समझता है। कईयों के झगड़े भी एआई से हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिल रही है। कई लोगों को एआई के द्वारा जो है एक तरह से जिसको टीजिंग बोलते हैं उस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली है। तो ये सारी की सारी समस्याएं एआई की वजह से आ रही हैं और उनको कहा जा रहा है एआई साइकोसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना, अगर पूछा जाए एआई साइकोसिस क्या है तो वो आप बता पाए। अगला देखते हैं, परिवहन विभाग जो है राजस्थान का, उसने अब ई डिटेक्टेशन प्रणाली शुरू की है और इसके माध्यम से वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। दरअसल टोल गेट जो है वहां से जब भी कोई वाहन गुजरता है तो वो अपने डिजिटल टोल को पे करता है और उस दौरान उसके नंबर और उसकी डिटेल्स फीड हो जाती है। ये डिटेल्स ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो फिटनेस से, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, वहां पर उनके दस्तावेजों की जानकारी देखता है और देखता है कि अगर कोई कमी है तो उसका चालान कर दिया जाए। ठीक है, तो चूंकि आजकल हर सुविधा क्या होती है, जितनी भी सुविधाएं मिल रही है वो ऑनलाइन मिल रही है। आप चाहे इंश्योरेंस कराते हैं, पॉल्यूशन करवाएंगे, फिटनेस करवाएंगे, सभी के डेटाबेस ऑनलाइन है। तो ये इंटीग्रेटेड डेटाबेस वहां से क्या करेगा, डिटेल लेगा और उस व्यक्ति का ऑटोमेटेड चालान कट जाएगा यदि उसका फिटनेस नहीं है, यदि उसका किसी भी प्रकार की कोई कमी है उसके डॉक्यूमेंट्स में, तो ऑटोमेटेड चालान कट जाएगा। पिछले महीने 28 जुलाई से ये शुरू हुआ है और अब तक 1 लाख से ज़्यादा चालान इसमें कट गए हैं। यदि पहली बार के चालान को कोई व्यक्ति जमा नहीं करता तो अगली बार दोगुनी जो है राशि के साथ में चालान काटा जाएगा। अभी पॉल्यूशन, फिटनेस और इंश्योरेंस, इन 3 के आधार पर जो है चालान किया जा रहा है। तो इनमें अलग अलग 500 रुपए से लेकर के और 10,000 रुपए तक के चालान के प्रावधान है। ठीक है, अलग अलग स्थितियों में। और आगे जाकर के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स और परमिट जैसी चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो उस स्थिति में भी उनका चालान काट दिया जाएगा और ये चालान जमा कराना यहाँ पर अनिवार्य होगा। तो ये एक नया तकनीक का प्रयोग करके और एक तरह से भ्रष्टाचार या राजस्व चोरी में कमी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है नियमों की पालना कराने में मदद करने वाला कदम होगा। खेलों की बात करें तो किराक हैदराबाद ने जो है प्रो पंजा लीग सीजन 2 जो है उसका खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो किराक हैदराबाद जो है ये टीम है हैदराबाद की, उसने ग्वालियर में खेले गए फाइनल मैच में रोहतक राउडीज को 30-18 से हराया और ये खिताब अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? हैदराबाद के सतनाम। ये ध्यान आपको रखना है।
चैंपियन को 20 लाख, जबकि उपविजेता टीम को 5 लाख रुपए की राशि इसमें मिली है। तो प्रो पंजा लीग, आपने देखा होगा लोगों को पंजा लड़ाते हुए, तो पंजा लड़ाने वाले ही एक गेम के रूप में प्रो पंजा लीग का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नासा अर्थात जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम जो है उसके साथ मिलकर के एक नया एआई मॉडल बनाया है जिसका नाम रखा गया सूर्या। ये जो सूर्या हेलियोफिजिक्स फंडामेंटल मॉडल है, ये क्या करेगा, ये हमारे सूर्य जो है, सूर्य से उठने वाली कोरोनल हलचल, या जिसको हम सोलर स्फेयर या जिसको बोलते हैं सोलर स्टॉर्म जिनको हम कह सकते हैं, या सौर विस्फोट जिनको हम बोलते हैं, उनकी वजह से होने वाले जो परिवर्तन हैं, जैसे आप जानते हैं जब भी सूर्य जो है उसकी सतह पर विस्फोट होते हैं तो वहाँ से बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो निकलती हैं, और वो क्या करती है, कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे उपग्रह जो है अंतरिक्ष में, उनको ये क्या कर सकती हैं, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर हमारे घर जो धरती पर जो ग्राउंड बेस्ड जो सिस्टम होते हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ में होते हैं, और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ काम करने वाले ये उपकरण हैं उनको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो 9 साल से भी ज़्यादा आंकड़ों को और सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी से जो भी जानकारी मिलती है, तस्वीरें मिलती है, उन सब पर इस एआई को ट्रेन किया गया है। आप जानते हैं एआई कैसे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली प्री ट्रेंड होते हैं। जीपीटी आपने देखा होगा ना, जनरेटिव प्री ट्रेंड, तो ये इनको पूर्व में स्थित हमारे डेटा पर ट्रेन किया जाता है, बार बार इनको सॉल्यूशंस दिए जाते हैं अलग अलग समस्याओं के, और उनके आधार पर ये एनालिसिस करना सीखते हैं। ठीक है, तो इन सभी फोटोज और इन ऑब्जर्वेटरी के जो डेटा हैं और 9 साल के पुराने जो डेटा हैं उन पर आधारित है ये। इसको ओपन सोर्स रखा गया है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आसानी से इजीली एक्सेसिबल होते हैं हर व्यक्ति के लिए। मतलब एक होते हैं आपके पेड सोर्स, अर्थात जिनमें आपको एक प्रीमियम या राशि का भुगतान करना होता है और उसके बाद आप उपयोग कर पाते हैं। लेकिन ओपन सोर्स, जैसे आपको पता हो तो हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसका जो सोर्स कोड है उसको हमने ओपन सोर्स रखा है, उसको हमने प्रीमियर नहीं रखा। ओपन सोर्स इसलिए रखा ताकि लोगों को स्वास्थ्य, जितने भी बाकी देश हैं वो भी उसे अडॉप्ट कर सकें, उस सॉफ्टवेयर को बना सकें, और इस तरह से स्वास्थ्य संबंधी जो डेटाबेस है उसको तैयार कर पाएं। ठीक है, तो ओपन सोर्स रखा गया ताकि पूरी दुनिया के शोधकर्ता स्पेस वेदर डिफेंस को और मजबूत कर सकें। तो ये 2 घंटे पहले चेतावनी दे सकता है, और इस चेतावनी के माध्यम से हम अपने जो भी उपग्रह हैं या जो स्टेशन हैं उनको बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, ताकि इस तरह के जो सोलर स्टॉर्म आते हैं उन स्टॉर्म की वजह से उनको नुकसान ना पहुंचे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पहले से चेतावनी मिल जाएगी तो उपग्रहों को हम सेफ मोड में डाल सकते हैं। जो पावर ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम हमारा उसको ब्लैकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर ग्रिड को मैनेज कर सकते हैं। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, ये सोलर फ्लेयर्स हमारे, चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी हम देखते हैं, तो इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से उनको भी नुकसान होता है। तो पावर ग्रिड सिस्टम में ब्लैकआउट की समस्या हो जाती है कई बार। जीपीएस और उड़ानों को सुरक्षित मोड़ा जा सकेगा, तो जिन क्षेत्रों से ये सोलर फ्लेयर निकलेगी वहां से हटा करके और अन्य रूट पर भेजा जा सकेगा, ताकि जीपीएस के या बाकी सिग्नल में कोई ऐसी खराबी से बच सके और दुर्घटना को रोक सके। सेना का संचार, इंटरनेट बैंकिंग और एयरलाइंस बिना बाधा चलते रहेंगे, और चांद और मंगल यात्रियों को भी विकिरण से सुरक्षा इसमें मिल पाएगी। तो एक तरह से हम स्पेस वेदर जो हमारा है, मतलब पूरे अंतरिक्ष में जो हमारा जो भी मौसमी स्थितियां हैं जो बेसिकली सूर्य से निकलने वाली फ्लेयर्स की वजह से कई बार डिस्टर्ब होती है, उन सबको हम यहाँ पर रेगुलेट कर पाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ, देखते रहिए हमारी सभी क्लासेस, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।